अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 10th बायो का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है? ह्यूमन स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन स्किन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने होम्योस्टेसिस इन मैन पढ़ा था कि मैन में या ह्यूमन्स के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। तो हमने 3 बेसिक ऑर्गन्स के नाम पढ़े थे। उसके अंदर स्किन के ज़रिए होता है, स्किन भी एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है, लंग्स भी होम्योस्टेटिक ऑर्गन है और किडनीज भी होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। और लेग्स किस तरह से और स्किन किस तरह से होम्योस्टेसिस करती है, तो उसके लिए हम आज उसका टॉपिक पढ़ते हैं। लंग्स का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लंग्स हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि लंग्स किस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। ठीक है, इसके अलावा हमने किडनी के बारे में पढ़ा था। किडनी क्या है? एक फिल्टर ऑफ द बॉडी कहलाता है। वो क्या काम करता है? किडनी जो है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर आउट करता है और ब्लड को रेगुलेट करता है विद इन द बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या था? स्किन था। स्किन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्किन क्या है? एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है। और इसके अलावा स्किन क्या होती है? स्किन जो है वो एक थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं अपना स्किन के बारे में। तो हमने क्या बात पढ़ी कि स्किन क्या है? स्किन एक हमारे पास स्किन जो है वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। स्किन के क्या फंक्शंस है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस एंड थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसके अलावा क्या है? स्किन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, यानी प्रोटेक्शन का काम भी करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन। हमने ये बात पढ़ ली कि स्किन क्या है? स्किन हमारा होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। क्या काम करता है? स्किन जो है ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है और इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या परफॉर्म करती है? स्किन थर्मो रेगुलेशन का काम होता है स्किन के जरिए। ठीक है, इसके अलावा स्किन क्या है? स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए, यानी हमारी प्रोटेक्टिव लाइन भी, हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन के ऊपर, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम लोग इसके स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं। यह है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्किन की क्या है? 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। फिर होती है इनर लेयर, बीच वाली लेयर, उसका नाम होता है डर्मिस। और एक होती है लोअर लेयर, यानी सबसे लास्ट वाली लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो अगर हम स्किन की बात करें, स्किन किसे कहते हैं? चमड़ी को बोलते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पर हमारी स्किन मौजूद है, पूरी बॉडी पर चमड़ी मौजूद है। तो अगर हम स्किन की बात करें, स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, 3 तह होती हैं। ठीक है, एक टॉप की लेयर होती है जो आउटर लेयर कहलाती है, एक बीच की लेयर होती है और एक सबसे नीचे वाली लेयर होती है। तो आउटर लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। देखो, डर्म वर्ड बायो में जहाँ पर भी आता है ना, इसका मतलब स्किन की बात हो रही है। तो एपिडर्मिस कहते हैं आउटर लेयर को, डर्मिस कहते हैं इनर लेयर को यानी बीच वाली लेयर को, और हाइपोडर्मिस कहते हैं लास्ट वाली लेयर को। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि एपिडर्मिस किस तरह की लेयर होती है, डर्मिस किस तरह की लेयर होती है और आउटर लेयर किस तरह की होती है, इनर लेयर किस तरह की होती है और लोअर लेयर किस तरह की होती है। ओके, देखो जनाब, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस, ये हो गई हमारी डर्मिस और ये लास्ट वाली हो गई हाइपोडर्मिस। अब हम 1 बाय 1 तीनों को स्टडी करते हैं कि एपिडर्मिस में कैसी लेयर होती है, डर्मिस कैसी लेयर होती है और हाइपोडर्मिस कैसी लेयर होती है। ठीक है, अब हम एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस, सबसे पहली बात कि एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स और डेड सेल्स होते हैं, से मिलकर बनते हैं केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं। ठीक है, कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती, नो ब्लड वेजल्स। जो हमारी टॉप की लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है स्किन की, क्या होता है उसके अंदर? पहली बात की कि वो किससे मिलकर बनती है? फ्लैट सेल्स यानी डेड सेल से मिलकर बनती है, जो किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा क्या है? एपिडर्मिस जो लेयर होती है यानी टॉप की जो लेयर होती है स्किन की, उसमें क्या होती है? ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड लेयर के ऊपर, जो क्या है? डर्मिस। देखो, डर्मिस में क्या होता है? डर्मिस में सबसे पहले ब्लड वेजल्स होती हैं। डर्मिस में बहुत कुछ होता है। ठीक है, ब्लड वेजल्स होती हैं, इसके अलावा नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग्स मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होते हैं और जो क्या काम करते हैं? रिसेप्टर्स यानी डिटेक्शन का काम करते हैं। उसमें रिसेप्टर्स भी होते हैं, इफेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जो एक मैसेज लेकर जाते हैं और मैसेज लेकर आते हैं और ब्रेन के ज़रिए ही हमें पेन भी फील होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह। अच्छा, तो ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं डर्मिस के अंदर। इसके अलावा क्या मौजूद होती हैं? नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है पसीना प्रोड्यूस करने वाले, पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करने वाले भी ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड हैं। इसके अलावा होती हैं हेयर फॉलिकल्स, यानी बाल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जहाँ से बाल निकल रहे होते हैं ना, जिस लेयर से निकल रहे होते हैं, वो कौन सी होती है? बीच वाली लेयर होती है। तो उसमें क्या मौजूद होते हैं? हेयर फॉलिकल्स, जो इस तरह के होते हैं। ठीक है,
तो ये जो पार्ट होता है वो हेयर फॉलिकल्स कहलाते हैं, और यहाँ से आपका हेयर जो है वो ऊपर आपको टॉप वाली लेयर पे, ऊपर वाली चमड़ी पे, टॉप की लेयर पे बाहर आपको नजर आता है। ठीक है, तो हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो आपके इसके अंदर डर्मिस के अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लेयर के ऊपर, जो कि क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है, हाइपोडर्मिस में हमारे फेयर्स मौजूद होते हैं, फेयर्स की लेयर होती है। ठीक है, फेयर्स होते हैं या फेयर्स की लेयर होती है, और इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, और ये लेयर क्या कहलाती है, इंसुलेटिंग लेयर कहलाती है। अब इंसुलेटिंग क्या है, अगर आपको केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू पता है तो आपको पता है कि इंसुलेटर्स वो होते हैं जो लाइट और हीट को पास नहीं कर सकते, जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती, हीट नहीं गुजर सकती, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो हमारी जो स्किन में लास्ट वाली लेयर होती है जो हाइपोडर्मिस कहलाती है, वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, वो इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि उनमें से हीट नहीं पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। डर्मिस के अंदर नर्व एंडिंग्स भी होती है, यानी कि न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स भी होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करने का और उन पर रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स के जरिए हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स के जरिए, उन पर जो रिस्पॉन्स आता है वो इफेक्टर्स के जरिए होता है। ठीक है, तो हमें पेन वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी अप डाउन होता है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ से हो रही होती हैं, हमारी ब्रेन से हो रही होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस क्या होती है, लोअर लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर। इसमें क्या होते हैं, इसमें फैट्स मौजूद होते हैं या फैटी लेयर मौजूद होती है। तो वो क्या काम करती है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये बात किस तरह से हमें समझ में आएगी, तो हमारी जो फैटी लेयर है, जो हाइपोडर्मिस में मौजूद है या फैट्स मौजूद हैं, वो क्या है, एज अ इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, फेट्स क्या काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, और इंसुलेशन किसको कहते हैं, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जो क्या काम करते हैं, लाइट और हीट को पास नहीं कर सकते। तो हमारी जो हाइपोडर्मिस में मौजूद फेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो भी हीट स्टोर होती है वो उसको बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, ये जो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ठीक है, कि स्किन की जो है वो इतनी लेयर्स होती है, हर लेयर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पढ़ लिया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमने स्टार्ट में क्या बात पढ़ी कि स्किन क्या है हमारा, थर्मोरेगुलेट। स्किन क्या है हमारा, थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है। स्किन क्या होती है, थर्मोरेगुलेशन का काम भी करती है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। ज़्यादा स्किन क्या काम करती है, थर्मोरेगुलेशन का काम करती है, इसीलिए क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, स्किन क्या है, एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है, और वो होम्योस्टेसिस किस तरह से मेंटेन करती है, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तब हम ये बात पढ़ेंगे कि थर्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन करती है हमारी स्किन, फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की। थर्मोरेगुलेशन जो है वो किस तरह से होती है। अब ये थर्मोरेगुलेशन का मतलब हमें पता है क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। कि स्किन क्या काम करती है, थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर की मेंटेनेंस, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करना। तो स्किन हमारे टेम्परेचर को भी, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है। अब वो कैसे करती है, अब लोगों ने पढ़ना है अभी। देखो, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर दो तरह के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। तो पहले हम क्या पहले हम गर्म मौसम की बात करते हैं, यानी वार्म वेदर की बात करते हैं। ठीक है, इन वार्म वेदर। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में किस तरह से स्किन हमारी थर्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो देखिए भाई, वार्म वेदर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, स्वेट की प्रोडक्शन होती है, स्वेट ज़्यादा बनता है। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितना ज़्यादा पसीना आता है उसकी वजह से क्या होती है, एवापोरेशन होती है। ठीक है, और एवापोरेशन की वजह से क्या होती है, बॉडी की हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, और उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। स्किन क्या है, एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। किस तरह से स्किन टेम्परेचर को बैलेंस करती है, किस तरह से स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो हमने ये बात दो तरह से पढ़नी है। हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, दो तरह का होता है, एक ठंडा और एक गर्म। तो गर्म मौसम में स्किन कैसे हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है, और ठंडे मौसम में किस तरह से करती है। तो देखो, अगर हम वार्म वेदर की बात करते हैं, यानी गर्म मौसम की बात करें, तो गर्म मौसम में क्या होता है, सबसे पहली बात स्वेट प्रोडक्शन। ठीक है, स्वेट प्रोडक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है हमें। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना आने की वजह से क्या होती है, अंदर की जो हीट एनर्जी होती है वो स्किन के जरिए क्या हो रही होती है, बाहर आ रही होती है। तो यानी क्या हो रहा होता है, एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो एवापोरेशन की वजह से क्या हो रही होती है, अंदर की हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है फ्रॉम द स्किन, और उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। हमारा अंदर का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट की वजह से गिर जाता है, यानी कम हो जाता है, लो हो जाता है। लो का मतलब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ क्या होती है, पहले चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, और स्वेट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। और किस तरह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। और एवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है। सेकंड हमारे पास चीज़ क्या है, वाजोडिलेशन। वाजोडिलेशन से क्या मुराद है, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लड वेजल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। ठीक है, उनकी जो
उनकी जो स्पेस है हमारे ब्लड वेसल्स की वो क्या होती है, थोड़ी सी खुल जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि प्रॉपर जो है वो बॉडी के हर प्रोसेस में प्रॉपर तरीके से होता है, हीट एनर्जी जो है प्रॉपरली, ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी का लॉस भी होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की डायलेशन क्या कहलाती है, वाज़ोडाइलेशन कहलाती है। ब्लड फ्लो क्या होता है, मोर, यानी कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और इसकी वजह से क्या होती है, हीट एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन। हम बात करते हैं हमारी सेकंड वेदर की, जो क्या है कोल्ड वेदर। ठीक है, कोल्ड वेदर में क्या होता है, कोल्ड वेदर में किस तरह से थर्मो रेगुलेशन का काम करती है हमारी स्किन। तो इसमें पहली चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो पहली चीज़ हमारे पास है इरेक्शन ऑफ हेयर्स। इरेक्शन ऑफ हेयर्स का मतलब क्या है कि हमारे जो स्किन के हेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी इरेक्शन हो जाती है, यानी वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स का मतलब है के जो हेयर्स हैं वो अपराइट हो जाते हैं, यानी वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो रोंगटे खड़े होना जो हम लोग कहते हैं ना, ठीक है, ठंड के मौसम में क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो रोंगटे खड़े होना यानी वही बात है कि हेयर्स हमारे जो खड़े हो जाते हैं। अब वो जो स्किन किस तरह से खड़े होते हैं कि हमारे जो ग्लैंड्स मौजूद हैं हमारी डर्मिस के अंदर और जो मसल्स हैं, ठीक है, इनकी हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन, और इनके कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में हो जाता है गूस बम्प्स। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स को गूस बम्प्स कहा जाता है। ठीक है, तो गूस बम्प्स किस तरह से होता है कि जब हमारे जो डर्मिस में मौजूद जो हमारे स्किन के ग्लैंड्स हैं और जो हमारे मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे जब हमारे खड़े होते हैं तो देखो अगर हमारे स्किन पे बाल खड़े हो जाते हैं तो अगर आप लोगों ने गौर से कभी फोकस किया हो तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन नीचे आपको इस तरह से स्पॉट नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आपको जो हेयर्स हैं, हेयर्स तो खड़े होते हैं लेकिन नीचे आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, बालों के नीचे आपको यानी कि उभरा हुआ स्ट्रक्चर एक नज़र आता है। वो जो प्रॉपर जो इरेक्शन ऑफ हेयर्स हैं उसको बोलते हैं गूस बम्प्स। और ये गूस बम्प्स क्यों होते हैं, ये गूस बम्प्स क्या होते हैं कि जब हमारे स्किन में मौजूद ग्लैंड्स और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनकी वजह से क्या होती है, गूस बम्प्स यानी कि हेयर्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो गूस बम्प्स की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होता और हीट जो है बॉडी के अंदर रह जाती है। जब गूस बम्प्स होते हैं यानी कि जब रोंगटे खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं तो उनके जो स्वेट पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उनकी वजह से क्या होती है, जो हीट एनर्जी है उसका लॉस नहीं होता, वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है। और फिर फैट्स क्या काम करते हैं, फैट्स हमें पता है कि इंसुलेशन का काम करते हैं, तो वो हीट एनर्जी को लॉस नहीं होने देते। ठीक है, और इस तरह भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेनटेन रहता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास लो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट के, कि क्या होता है, कम से कम पसीना आता है। तो जब पसीना कम से कम आता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हीट एनर्जी का लॉस कम से कम होता है। ठीक है, तो जब हीट एनर्जी का लॉस कम से कम होगा, जब स्वेट बहुत कम आएगा, जब पसीना कम आएगा तो हीट एनर्जी का लॉस ज़्यादा बॉडी से नहीं होगा। जब हीट एनर्जी का लॉस ज़्यादा बॉडी से नहीं होगा तो हीट एनर्जी बॉडी के अंदर ही रहेगी, और फैट्स क्या काम करेंगे, फैट्स जो है वो इंसुलेशन का काम करेंगे। ठीक है, और फिर वो हीट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखेंगे, इस तरह भी क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अच्छा, जब पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, वार्म वेदर के अंदर जो हमारी स्किन थर्मो रेगुलेशन का काम करती है ना, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से क्या क्या रिलीज़ हो रहा होता है वो मुझे आपको बताना है। देखो, यहाँ हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कि स्किन हमारा थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है, तो वो किस तरह से होता है, गर्म मौसम में किस तरह से स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट रिलीज होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट रिलीज होता है, तो हमें ये बात भी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे स्किन थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ हमारी स्किन थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन के साथ साथ हॉस्मो रेगुलेशन का काम भी कर रही होती है, क्योंकि वाटर के जरिए हमारी बॉडी से स्वेट के जरिए क्या रिलीज हो रहा होता है, वाटर रिलीज हो रहा होता है, और तमाम सॉल्ट्स भी रिलीज हो रहे होते हैं, जिनमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी से मिनरल्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्वेट में क्या होता है, पानी भी रिलीज़ हो रहा होता है, बॉडी से निकल रहा होता है, इसके साथ हमारे जो बॉडी के कुछ सॉल्ट्स हैं वो भी एवापोरेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्किन ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट रिलीज़ होगा, बॉडी से वाटर मिनरल्स भी रिलीज़ होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ठंडे मौसम में क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट है वो कम से कम होता है, तो कम से कम वाटर और मिनरल्स का लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी, और इस तरह से क्या होती है, इंटरनल हीट जो बॉडी के अंदर ही रहती है, और क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है इन कोल्ड वेदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में है कि स्किन हमारी क्या है, स्किन हमारी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, और हमारी जो है वो थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, और क्या काम करती है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम भी करती है हमारी स्किन, और इसके अलावा क्या है,
इसके अलावा जो है हमारी बॉडी की हमारी जो स्ट्रक्चर हमारी जो स्किन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, अगर आपके पास सवाल किसी भी तरह से आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, अगर डिटेल में पूछे तो आपने जिस तरह से तमाम लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, तमाम चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अगर आपसे हाइपोडर्मिस और डर्मिस की डेफिनेशन पूछते हैं, उनका डिफरेंस पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि आउटर लेयर ऑफ स्किन क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, और इनर लेयर क्या कहलाती है, डर्मिस कहलाती है, और लोअर लेयर क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, और किस में ब्लड वेजल्स होती हैं, एपिडर्मिस में होती हैं और एपिडर्मिस में नहीं होती हैं। और स्किन हमारी किस तरह से हमारा थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोल्ड वेदर में किस तरह से स्किन जो है हमारा थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्किन हमारा क्या है, स्किन हमारा क्या है, होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, और उसमें कौन सा ऑर्गन है, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है ज़्यादा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी की जो हमारी स्किन है वो क्या काम करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा, स्किन हमारी और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है इन कोल्ड वेदर। तो थर्ड हमारे पास चीज़ होती है वो होती है इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने की वजह से भी जो हीट लॉस हमारी बॉडी से होता है वो कम से कम होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब मेटाबॉलिक रेट से क्या मुराद है, मेटाबॉलिक रेट का मतलब है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो ज़्यादा से ज़्यादा लेवर में परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेवर में हो रहे होते हैं, इसीलिए लेवर हमारा मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म वर्ड, मेटाबॉलिक वर्ड जहाँ भी बायो के अंदर आता है इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, बायो में हम केमिकल रिएक्शंस के लिए मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक चीज़ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ठंडे मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी का लॉ, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, और फिर वो बॉडी के अंदर स्टोर रहती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्किन का टॉपिक कि स्किन जो है वो ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्किन हमारी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी और थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये तमाम पॉइंट समझ में आए होंगे, ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के टॉपिक के अंदर ही, क्योंकि अभी हमने होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन स्टार्ट किया है। तो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में हमने लंग्स, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है तो हम अगेन उसको स्टडी नहीं करेंगे। स्किन का टॉपिक हम लोगों ने यार स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है वो है किडनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना किडनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर उस पर उसके भी तरह से हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और फिर उसके कुछ डिसऑर्डर्स आपके बुक में दिए हुए हैं, यानी कुछ बीमारियां दी हुई हैं, उनको भी स्टडी करना है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक किडनी समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी। तो वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर।